हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 13 का। ये दोस्तों सेकंड पार्ट रहेगा और दोस्तों इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि दोस्तों जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए। और दोस्तों आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि जो ट्रिक्स बताए जाए वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फिरोज शाह तुगलक के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है जजिया एक पृथक कर बन गया। दूसरा है हिंदू धर्म ग्रंथों के फारसी में अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और तीसरा है छोटे अपराधों जैसे दोस्तों चोरी के लिए अमानवीय दंड समान हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अपन देखें कि फिरोज शाह तुगलक का दोस्तों शासन जो था वो दोस्तों कब से कब तक था। तो दोस्तों इनका शासन दिल्ली की सल्तनत पर था दोस्तों, और वो दोस्तों 1351 से लेके 1388 तक था दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि जजिया एक पृथक कर बन गया था, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो था वो दोस्तों एक कट्टर मुस्लिम था और उसने दोस्तों सभी गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। और दोस्तों जो जजिया कर होता था दोस्तों वो पहले भू राजस्व का हिस्सा होता था, इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है हिंदू धर्म ग्रंथों के फारसी में अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक वह प्रथम शासक था जिसने हिंदू धर्म साहित्य को संस्कृत से फारसी और अरबी में अनुवाद कराया ताकि हिंदू विचारों एवं प्रथाओं को बेहतर समझ सकें दोस्तों। इसलिए दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो तीसरा है कि छोटे अपराधों यानी कि दोस्तों चोरी जैसे अपराधों के लिए अमानवीय दंड समान हो गया, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों उसने चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए दोस्तों अमानवीय दंड पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि दोस्तों हाथ काटने, नाक काटने और पैर काटने पर दोस्तों उसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि केवल एक सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किन कारकों ने 11वीं से 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर तुर्की आक्रमण में सुविधा प्रदान की? पहला दिया है तुर्की सेना का बेहतर संगठन कौशल। दूसरा दिया है आक्रमणकारियों का तोपखाना वर्चस्व। तीसरा दिया है भारतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर जो तुर्की आक्रमण हुआ था, तो दोस्तों उसमें उनके पास कौन कौन सी सुविधाएं थी। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि तुर्की सेना का बेहतर संगठन कौशल था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनके पास बेहतर संगठन इसलिए था क्योंकि दोस्तों उनके पास एक सक्षम नेतृत्व करता था, इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा दिया है कि आक्रमणकारियों का तोपखाना वर्चस्व था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनके पास तोपखाना नहीं था, बल्कि उनके पास दोस्तों एक से एक घुड़सवार थे। और दोस्तों घुड़सवार में भी धनुर्धरियों दोस्तों उनका बेहतर संगठन कौशल था, इसलिए दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो तीसरा दिया है कि भारतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष के कारण दोस्तों उनको सुविधा प्रदान हुई थी तुर्की आक्रमण में, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि अपन देखें तो राजनीतिक रूप से भारत जो था वो कई राज्यों में विभाजित था जो निरंतर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, और अपने आंतरिक संघर्षों के कारण उनमें से कोई भी अपने संपूर्ण संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता था।
और न ही विदेशी आक्रमण के विरुद्ध एकजुट हो सके दोस्तों। इसलिए दोस्तों तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव भी तुर्की आक्रमण में सुविधा प्रदान कर रहा था। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही हैं। और दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है जैन संघों ने केवल पुरुषों को प्रवेश दिया जबकि बौद्ध संघों ने पुरुषों और स्त्रियों दोनों को प्रवेश दिया। दूसरा है दोनों आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मध्य मार्ग का अनुसरण करने में विश्वास करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों कृपया आप अपने पास एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि इनमें से दोस्तों आपको कौन कौन से आंसर आ रहे हैं और कौन कौन से आंसर नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों अब अपन देखें कि इसमें आ रहा है दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोस्तों इनके संदर्भ में अपन को बताना है कि कौन कौन से सही हैं और कौन से सही नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि जैन संघों ने केवल पुरुषों को प्रवेश दिया जबकि बौद्ध संघों ने पुरुषों और स्त्रियों दोनों को प्रवेश दिया। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जैन और बौद्ध दोनों संघों ने दोस्तों पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को प्रवेश दिया था दोस्तों, ना कि दोस्तों जैन संघों ने केवल पुरुषों को दिया था। इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा है कि दोनों आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मध्य मार्ग का अनुसरण करने में विश्वास करते थे, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म जो है वो एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है जबकि जो जैन धर्म होता है दोस्तों वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करने में विश्वास नहीं करता है। इसलिए दोस्तों इसका दूसरा वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 सही है और ना ही 2। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में राज्यों को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव पारित किया है? ए असम, बी छत्तीसगढ़, सी नागालैंड और डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों कृपया कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने आंसर गलत थे। तो दोस्तों अपन सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों छठी अनुसूची क्या है। तो दोस्तों यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार इसमें दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं और यह स्वायत्त जिला परिषदों के गठन के माध्यम से जनजातीय जनसंख्या के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करता है। और दोस्तों अपन देखें कि किस राज्य ने दोस्तों इस अनुसूची के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने राज्य की जनजातियों की सुरक्षा के प्रावधान के लिए अनुच्छेद 371H में दोस्तों संशोधन करने के अतिरिक्त राज्य को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसलिए दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह चालुक्य वंश की अवधि के दौरान आरंभ हुआ था। दूसरा दिया है इसके अनुयायी पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास नहीं करते थे। और तीसरा दिया है वीर शैव परंपरा के पुरुष और स्त्री संतों के प्रवचनों को अभंग के रूप में जाना जाता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि वीर शैव परंपरा क्या है। तो दोस्तों वीर शैव का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो शिव की पूजा करे वही कहलाता है दोस्तों वीर शैव। और दोस्तों इसके परंपरा में बताना है कि दोस्तों इसका उदय कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो उदय हुआ था वो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन के कारण दोस्तों इसका उदय हुआ था। और दोस्तों जिसका नेतृत्व जो हुआ था वो ब्राह्मण ने दोस्तों किया था जिसका नाम था दोस्तों वासबन्ना।
उसने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। और दोस्तों इसने जो पहला दिया है कि यह चालुक्य वंश की अवधि के दौरान आरंभ हुआ था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनका जो आरंभ हुआ था तो वो दोस्तों कलचुई शासक के दौरान दोस्तों हुआ था, न कि दोस्तों चालुक्य वंश के अवधि के दौरान हुआ था। और दोस्तों इसमें जो दूसरा है कि इसके अनुयायी पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास नहीं करते थे, तो दोस्तों यही वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो वीरशैव थे उन्होंने जाति के विचार को चुनौती दी और इस प्रदूषण के लिए उन्होंने ब्राह्मणों के कुछ समूहों को भी जिम्मेदार माना, और इसलिए दोस्तों वो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाते थे और उसमें विश्वास नहीं करते थे। और दोस्तों इसमें जो तीसरा है कि वीरशैव परंपरा के पुरुष और स्त्री संतों के प्रवचनों को अभंग के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो इसमें प्रवचन होते हैं उसको दोस्तों अभंग के रूप में ना होके कन्नड़ के जो रचित वचन है, यानी कि दोस्तों जो प्रवचन है दोस्तों उसी के रूप में इसको माना जाता है। यानी कि दोस्तों तीसरा वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संलेखना या संथारा प्रथा किससे संबंधित है? ए गृहस्थी से संबंधित अपने कर्तव्यों के परित्याग से, बी जैन धर्म में मृत्यु तक उपवास रखने के धार्मिक संस्कार से, सी चक्र घूमने के साथ मंत्रोच्चार से, और डी दिया है बुद्ध और देवताओं की उपासना से। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अपन देखिए कि संलेखना या संथारा प्रथा दोस्तों ये क्या है। तो ये दोस्तों जैन धर्म की एक विवादास्पद धार्मिक प्रथा है दोस्तों, और इसमें दोस्तों होता ये है कि जैन धर्म में मृत्यु होने से पहले ही उपवास रखा जाता है, जिससे दोस्तों उनको ये लगता है कि इससे हमारे जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और सभी पाप जो है दोस्तों वो नष्ट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि जैन धर्म में मृत्यु तक उपवास रखने के धार्मिक संस्कार से संबंधित है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दक्षिण अटलांटिक विसंगति पदावली प्रायः किसके संदर्भ में सुर्खियों में रहती है? ए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, बी जंगल की आग और जलवायु परिवर्तन से, सी पवन की दिशा और मौसम के प्रतिरूप से, और डी दिया है महासागरों के मध्य लवणता का अंतर से। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अपन देखें कि दक्षिण अटलांटिक विसंगति ये क्या है। तो दोस्तों अभी हाल ही में यह रिपोर्ट दी गई है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर उसके सुरक्षात्मक चुंबकीय कवच में विद्वान एक खाली स्थान या गर्त चौड़ा हो रहा है। यह खाली स्थान जो कई दशकों से दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर विद्यमान है, इसे ही दक्षिण अटलांटिक विसंगति के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है विसंगति। और दोस्तों विसंगति कब होगी? तो दोस्तों जब एक दोस्तों अच्छा रहेगा और एक खराब रहेगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। और दोस्तों ये किसमें होते हैं? तो ये दोस्तों चुंबक में होते हैं। एक एन होता है और एक एस होता है, यानी कि दोस्तों नॉर्थ और साउथ। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दोस्तों ये संदर्भित करता है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पुरंदरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उन्हें कर्नाटक संगीत का संगीत पितामह कहा जाता है, और दूसरा है उनके कीर्तनों को वचन कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या है? ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अपन देखें कि पुरंदरदास दोस्तों क्या है। तो इनका दोस्तों आगमन कर्नाटक संगीत के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण युगांतकारी घटना थी, और उन्हें कर्नाटक के संगीत के पितामह के रूप में दोस्तों जाना जाता है। इसलिए दोस्तों जो पहला वाला है ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि उनके कीर्तनों को वचन कहा जाता है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनके कीर्तनों को वचन के नाम से न जानकर
उनके वचन को दशहरा पद या देवन नाम के रूप में जाना जाता है। इसलिए दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और उन्होंने 84 रागों की पहचान की और कर्नाटक संगीत की शिक्षा के लिए क्रमबद्ध अध्यायों की एक प्रणाली तैयार की। और दोस्तों ये जो थे विजयनगर शासन के दौरान वैष्णव परंपरा से जुड़े थे। वैष्णव परंपरा अपनाने से पहले वह एक धनी व्यापारी थे और उन्हें श्रीनिवास नायक के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के आर्थिक और मानव जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है मोहनजोदड़ो और लोथल में उनका समर्पित मन का आभूषण निर्माण उद्योग था। दूसरा दिया है कि आभूषणों का उपयोग फैशन की सामग्री के रूप में किया जाता था और उन्हें मृतकों के साथ कभी नहीं दफनाया जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यश सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के दोस्तों जो आर्थिक और मानव जीवन दोस्तों उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि मोहनजोदड़ो और लोथल में उनका समर्पित मन का आभूषण निर्माण उद्योग था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लोथल में तो था लेकिन दोस्तों मोहनजोदड़ो में ना होके वो दोस्तों चनहुदड़ो में था, इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो उनके दोस्तों मनके थे उनको दोस्तों जैसे कच्चा हीरा हो गया, नीलम हो गया और सावन का पत्ता दोस्तों उनको ही दोस्तों माना जाता था उस समय मन का आभूषण। और दोस्तों जो दूसरा है कि आभूषणों का उपयोग फैशन की सामग्री के रूप में किया जाता था और इन्हें मृतकों के साथ कभी नहीं दफनाया जाता था, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आभूषणों का उपयोग फैशन की सामग्री के रूप में तो जाना जाता था लेकिन दोस्तों उनको मृतकों के साथ भी दफनाया जाता था। और दोस्तों इसका जो उदाहरण है वो दोस्तों जैसे हरियाणा के फरमाना में पाए गए जो कब्रिस्तान है उसमें दोस्तों जो शव है उसमें दोस्तों कई सारे गहने पाए गए हैं, इसलिए दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 है कि दूसरे संगम की यह एकमात्र विद्यमान कृति है। यह तमिल व्याकरण पर कृति है लेकिन यह संगम युग की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर भी जानकारी प्रदान करती है। उपरोक्त गद्यांश में से किस कृति का वर्णन किया जा रहा है? ए इत्तु तोगाई, बी तोलकाप्यम, सी पथिननकिल कनक्कू और डी दिया है शिल्पादि कारम। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि दूसरे संगम में दोस्तों एकमात्र विद्यमान कृति थी और यह दोस्तों तमिल व्याकरण पर कृति थी, लेकिन दोस्तों यह संगम युग की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर भी जानकारी प्रदान करती थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका दोस्तों बी हो जाएगा कि तोलकाप्यम दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तोलकाप्यम बस को छोड़कर बाकी सभी साहित्य के रचनाएं जो थी वो दोस्तों नष्ट हो गई थी, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। और दोस्तों जो तृतीय संगम है उसकी रचनाओं के 8 पद संग्रह हैं जिन्हें दोस्तों एत्तु तोगाई दोस्तों कहा जाता है। और जो सी नंबर है कि पथिनैन किल कनक्कू दोस्तों, तो इसमें नैतिकता और शिष्टाचार से संबंधित दोस्तों 18 रचनाएं थी। और दोस्तों जो डी नंबर है कि शिल्पादिकारम दोस्तों, तो इसको एंग्लो आदिगल द्वारा दोस्तों रचा गया है। और ये दोस्तों होता क्या है कि इसमें दोस्तों जो नुपुर होता है उसके इर्द गिर्द घूमता है। और दोस्तों इसमें नुपुर का मतलब होता है कि नुपुर की दोस्तों कहानी। और दोस्तों इसकी कहानी जो होती है एक पायल या नुपुर के इर्द गिर्द घूमती है और इस नाम का दोस्तों वास्तविक अर्थ होता है कि नुपुर की कहानी है दोस्तों। और इसका मुख्य चरित्र जो होता है दोस्तों वो कन्नगी होता है जो पांड्य राजवंश से अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता है, क्योंकि दोस्तों उसे गलत तरीके से मृत्यु दंड दिया गया था। और अब बन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह सल्तनत कालीन सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में सही है या है? पहला दिया है महिलाओं के पास संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार नहीं था। दूसरा दिया है इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन प्रचलित था। और तीसरा दिया है मंदिरों के निर्माण पर
पूर्ण प्रतिबंध था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि वो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसमें सल्तनत कालीन सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में दोस्तों सही है। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि महिलाओं के पास संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार नहीं था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पुत्रहीन विधवाओं को पति की संपत्ति का दोस्तों अधिकार दिया गया था। और दोस्तों ये इब्न बतूता की कृतियों के अनुसार दोस्तों कहा गया है। और दोस्तों इसमें जो दूसरा है कि इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन प्रचलित था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के अत्यधिक प्रभाव के बावजूद व्यापक धार्मिक सहिष्णुता की नीति को जारी रखा गया था। और दोस्तों जो इस्लाम में धर्म परिवर्तन था वो दोस्तों किसी प्रकार से प्रचलित नहीं था, इसलिए दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि मंदिरों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मंदिरों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं था, जबकि कोई भी व्यक्ति अपने निजी घरों पर मंदिर बना सकता है। इसलिए दोस्तों तीसरा वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा कि कोई नहीं है। और अब अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है आहार, दूसरा काथा और तीसरा जौरवे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी 2 1 3, सी 2 3 1 और डी 3 2 1। तो इनमें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों इन सभी को अपन पूरी ट्रिक से ही पढ़ेंगे। और इसमें अपन देखें कि दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर यानी कि दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर अपन को बताना है जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है दोस्तों आहार, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो आहार है ये दोस्तों राजस्थान में है और इन सभी को दोस्तों अपन ट्रिक से ही पढ़ेंगे। और दोस्तों जो दूसरा है दोस्तों जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों इसका जो जौरवे है ये दोस्तों तीसरे नंबर पे है, यानी कि दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। और दोस्तों अब अपन देखिए कि इन सभी को दोस्तों अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएगा कि 1 2 और 3 सही है। और अब अपन देखिए दोस्तों कि इन सभी को अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले में शब्द आ रहा है आहार। आहार का मतलब होता है दोस्तों भोजन, और भोजन दोस्तों अपन को कहाँ मिलेगा, तो वो दोस्तों अपन को राजा के स्थान पर मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये राजस्थान की संस्कृति की दोस्तों प्रमुख विशेषता है। और दोस्तों इसमें जो है काले और लाल जो मृदभांड है वही दोस्तों इस संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता है। और दोस्तों जो आहार संस्कृति है तो ये दोस्तों 2100 से 1500 ईसा पूर्व की दोस्तों ये संस्कृति है, और ये दोस्तों राजस्थान की है, क्योंकि दोस्तों जो आहार यानी कि दोस्तों भोजन अपन को राजा के स्थान पर ही मिलेगा। और दोस्तों जो दूसरी है दोस्तों काथा, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश की ताम्र पाषाण संस्कृति है, और इसको दोस्तों 2000 से 1800 ईसा पूर्व में दोस्तों इसको स्वीकृत किया गया है। और इसकी दोस्तों मुख्य विशेषता है कि इसमें लाल और चिकनी मिट्टी के गहरे भूरे रंग के चित्रित दोस्तों मृदभांड पाए जाते हैं। और दोस्तों इसका जो तीसरा है दोस्तों जौरवे, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र का है। कैसे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो महान व्यक्ति होते हैं दोस्तों उसके लिए दोस्तों कोई भी काम करवाने के लिए दोस्तों बहुत जोर लगाना पड़ता है, यानी कि दोस्तों जौरवे। और ये दोस्तों 1400 से लेके 750 ईसा पूर्व की ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। और दोस्तों इस संस्कृति में जो मृदभांड है वो दोस्तों लाल पर काले रंग के थे, यानी कि दोस्तों इसमें चमक रहित मृदभांड जो थे वो दोस्तों पाए गए थे। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है सुर्खियों में रहे द्वीप और दूसरी तरफ दिया है देश। पहला दिया है क्यूशु, ये जापान में है, दूसरा स्ट्रेट ये श्रीलंका में है, और तीसरा क्रीट ये दोस्तों ग्रीस में है। उपर्युक्त युगों में से कौन सा यह सही सुमेलित है। ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी दिया है 1 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों इनको भी अपन पूरी ट्रिक से ही पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों पहला है कि क्यूशु, तो ये दोस्तों जापान में है। कैसे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसे ही अपन को किसी व्यक्ति से दोस्तों शुभ बात करनी पड़ती है, यानी कि दोस्तों शु आ रहा है लास्ट में, तो दोस्तों अपन उससे बोलेंगे क्यों भाई अब अपन को शुभ बात करनी है, अब तो जाकर पान थूकाओ, यानी कि दोस्तों जा पान, यानी कि दोस्तों जाओ पान थूकाओ, क्योंकि अपन को दोस्तों शुभ बात करनी है। क्यों शु, क्योंकि दोस्तों क्यों
कि अपन को दोस्तों शुभ बात करनी है। क्यूशु, क्योंकि दोस्तों अपन को शुभ बात करनी है, इसलिए दोस्तों क्यूशु आ जाएगा जापान, यानी कि दोस्तों पान थूक कराओ, क्योंकि दोस्तों अपन को शुभ बात करनी है। और दोस्तों इसका जो दूसरा है दोस्तों स्ट्रेट, तो ये दोस्तों श्रीलंका में है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये श्रीलंका में स्थित ना होके ये दोस्तों ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप में दोस्तों स्थित है। और दोस्तों जो स्ट्रेट है दोस्तों, इसको दोस्तों अपन कैसे याद करेंगे कि दोस्तों ये ग्रेट में, तो दोस्तों जैसे स्ट्रेट बात होती है दोस्तों, तो एक लंबी लाइन की बात होती है, और दोस्तों लंबी को अपन बोलते हैं ग्रेट, यानी कि दोस्तों ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप दोस्तों आ जाएगा। और दोस्तों जो इसका तीसरा है दोस्तों ग्रीट, तो ये दोस्तों ग्रीस में है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ग्रीट और ग्रीस दोस्तों, यानी कि बिल्कुल भी अंतर नहीं, ना ही दोस्तों मात्रा में और ना ही दोस्तों शब्दों में, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 से कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत में पुर्तगाली व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, व्यापारियों द्वारा भारत से निर्यात की गई मदों में मुख्य रूप से सोरा, शक्कर, चावल, मसाले और वस्त्र सम्मिलित थे। और दूसरा दिया है, व्यापारियों ने मध्य अमेरिका से भारत में आलू, तंबाकू, मक्का, कोको और मूंगफली प्रसारित करने में सहायता की। और तीसरा दिया है, भारत में काली मिर्च, हथियार और गोला बारूद और युद्ध के घोड़ों के व्यापार पर शाही एकाधिकार था और किसी भी निजी व्यापारी को इन वस्तुओं के व्यापार में संलग्न होने की अनुमति नहीं थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह सही है? ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि अपन को बताना है जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान दोस्तों भारत में पुर्तगाली दोस्तों व्यापार हुआ था, तो उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि व्यापारियों द्वारा भारत से निर्यात की गई मदों में मुख्य रूप से सोरा, शक्कर, चावल, मसाले और वस्त्र सम्मिलित थे, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों पुर्तगाली इन वस्तुओं का व्यापार समुद्र मार्ग से ही करते थे और उन्होंने समुद्र मार्गों पर नियंत्रण का भी प्रयास किया और समुद्री लुटेरों से अन्य देशों को भी सुरक्षा प्रदान की। और दोस्तों इसका जो दूसरा है कि व्यापारियों के मध्य अमेरिका से भारत में आलू, तंबाकू, मक्का, कोको और मूंगफली प्रसारित करने में सहायता की दोस्तों, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो तीसरा है कि भारत में काली मिर्च, हथियार और गोला बारूद और युद्ध के घोड़ों के व्यापार पर शाही एकाधिकार था और किसी भी निजी व्यापारी को इन वस्तुओं के व्यापार में संलग्न होने की अनुमति नहीं थी, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पुर्तगालियों ने इसे परिवर्तित करने का प्रयास किया। हालांकि शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के कारण वे इस उद्देश्य की प्राप्ति में दोस्तों सफल ना हुए, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भक्ति संत ललागद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, वह भक्ति के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी, और दूसरा है कि उनके छंदों को वाक यानी कि दोस्तों नीति वचनों के रूप में जाना जाता है जो कश्मीरी भाषा में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि दोस्तों जो भक्ति संत ललादक हैं इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि वह भक्ति के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये भक्ति के शिव संप्रदाय से संबंधित थे, ना कि दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से। और दोस्तों जो दूसरा है कि उनके छंदों को वाच यानी कि दोस्तों नीति वचनों के रूप में जाना जाता है जो कश्मीरी भाषा में है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि दिल्ली सल्तनत की अवधि के दौरान कला और वास्तुशिल्प विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ किया गया था। दूसरा है कि कव्वाली के रूप में जानी जाने वाली संगीत की नवीन शैली फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान प्रचलित हुई। और तीसरा है कि अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना खजाइन
उल फतूह गयासुद्दीन तुगलक के उत्थान से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा आशय सही है या है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। कि दोस्तों कि इसमें दोस्तों अपन को बताना है दिल्ली सल्तनत के दोस्तों बारे में, और दोस्तों जो कला वास्तुशिल्प दोस्तों विकास हुआ था उसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आरंभ किया गया था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसको 13वीं सदी में दोस्तों आरंभ किया गया था, जो कि दोस्तों उस समय की सबसे उत्कृष्ट इमारत थी। और दोस्तों इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वो तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन दोस्तों इसका जो पूर्ण कार्य हुआ था वो दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। और दोस्तों इसका जो दूसरा है कि कव्वाली के रूप में जानी जाने वाली संगीत की नवीन शैली फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान प्रचलित हुई थी। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कव्वाली थी वो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान प्रचलित नहीं थी, जबकि दोस्तों यह अमीर खुसरो, बलवंत, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इनके दोस्तों समकालीन शासनकाल के दौरान प्रचलित थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो तीसरा दिया है कि अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना खजाइन उल फतूह जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के उत्थान से संबंधित है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित नहीं है, जबकि दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों विजयों का वर्णन से संबंधित है। इसलिए दोस्तों तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और दोस्तों अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कुषाण सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कनिष्क भारत में सोने के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम शासक था। दूसरा दिया है कुषाण सिक्कों पर बुद्ध और शिव दोनों के चित्र अंकित थे। और तीसरा दिया है कुषाण काल के सोने के सिक्कों की शुद्धता गुप्त काल की तुलना में कम थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा आशय सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी केवल तीन। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन को बताना है कि जो कुषाण वंश ने दोस्तों जो सिक्के जारी किए थे उसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें पहला दिया है कि कनिष्क भारत में सोने के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम शासक था। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कनिष्क भारत में सोने के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम शासक नहीं था, जबकि दोस्तों कुषाण ही थे जिन्होंने दोस्तों भारत में सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। और दोस्तों जो दूसरा है कि कुषाण सिक्कों पर बुद्ध और शिव दोनों के चित्र अंकित थे। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कुषाण राजा होते थे वो दोस्तों भगवान बुद्ध और शिव की दोस्तों पूजा करते थे, और इसलिए दोस्तों उन्होंने बुद्ध और शिव दोनों के चित्र सोने के सिक्कों पर अंकित किए। और तीसरा है कि कुषाण काल के सोने के सिक्कों की शुद्धता गुप्त काल की तुलना में कम थी। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रारंभिक कुषाण राजाओं ने गुप्त काल के सोने के सिक्कों की तुलना में धातु के उच्च श्रेणी की शुद्धता के साथ सोने के अनेक सिक्के जारी किए थे। इसलिए दोस्तों तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वैदिक काल में लोग निम्नलिखित में से किसके या किनके अभ्यस्त थे? पहला दिया है उन्होंने घोड़ों को पालतू बनाया। दूसरा दिया है उन्होंने युद्ध रथों और आरेदार पहियों का उपयोग किया। और तीसरा है ये पशु बलि देते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अपन देखिए कि वैदिक काल में दोस्तों लोग किन किन वस्तुओं का दोस्तों उपयोग करते थे, और दोस्तों वैदिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो वैदिक काल की दोस्तों जो प्रमुख विशेषता थी वो दोस्तों थी पुरुष प्रधान समाज, इनकी दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता थी। और दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि उन्होंने घोड़ों को पालतू बनाया था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने घोड़ों को पालतू इसलिए बनाया था ताकि दोस्तों वो घोड़े का जो उपयोग है वो दोस्तों सवारी और गाड़ियों के संचालन हेतु उसका उपयोग कर सके। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि उन्होंने युद्ध रथों और आरेदार पहियों का उपयोग किया था दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उन्होंने इसके साथ साथ धनुष और बाण का भी उपयोग दोस्तों किया था।
और जिन्हें दोस्तों तर्कस में रखा जाता था। और तीसरा है कि ये पशु बलि देते थे, तो यह वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और दोस्तों अब बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ में किए गए बाजार सुधार थे। पहला दिया है वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण, दूसरा दिया है शाही अन्न भंडारों की स्थापना, तीसरा दिया है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और चौथा दिया है मानक वजन और माप का निर्धारण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अपन देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों कौन है। तो दोस्तों इनका जो मूल नाम था वो दोस्तों था अली गुरशप। और दोस्तों यह जो था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। और दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण दोस्तों किया गया था बाजार सुधार में, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा है कि शाही अन्न भंडारों की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो यह वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी थे तो उनके पास दोस्तों बहुत सारी सेना थी दोस्तों, लगभग 4,75,000 दोस्तों उनके पास सेना थी, जिनका दोस्तों भरा पोषा भी करना था। इसलिए दोस्तों शाही अन्न भंडारों का दोस्तों स्थापना बहुत जरूरी थी। और तीसरा दिया है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दोस्तों आरंभ हुआ था, और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान आरंभ नहीं हुआ था। और दोस्तों जो चौथा है कि मानक वजन और माप का निर्धारण, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 4 सही है। और दोस्तों अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस वीडियो का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि एलोरा की गुफाओं के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इन चित्रों को अजंता के चित्रों की चित्रण अवधि के दौरान ही चित्रित किया गया था, और दूसरा दिया है कि ये चित्र तीनों धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों अब अपन देखें कि जो एलोरा की गुफाएं हैं तो वो दोस्तों टोटल कितनी है। तो वो दोस्तों टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से दोस्तों जो 17 गुफाएं हैं वो दोस्तों ब्राह्मणवादी यानी कि दोस्तों हिंदू हैं, और 12 जो गुफाएं हैं वो दोस्तों बौद्ध धर्म से है, और जो 5 गुफाएं हैं वो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि दोस्तों इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कि ये चित्र तीनों धर्मों यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि इन चित्रों को अजंता की चित्रों की चित्रण अवधि के दौरान ही चित्रित किया गया था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अजंता की गुफा की तुलना में एलोरा की गुफा दोस्तों अधिक नवीन है, इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सके। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।